आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोयला घोटाला केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, आईपैक के सह संस्थापक विनेश चंदेल गिरफ्तार। भारतीय जहाजों से नहीं वसूला गया पैसा, अपनी सरकार से पूछ ले, हॉर्मुज़ टोल पर ईरान की सफाई। दिल्ली यूपी में 38 डिग्री, उत्तर पूर्व भारत में आंधी बारिश, जाने देश भर के मौसम का हाल। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में चीन अमेरिका के टकराव की आहट, ट्रंप की नाकेबंदी पर बीजिंग आग बबूला। अमेरिका ने अब ईरान के किस ऑफर को ठुकराया, रिपोर्ट में सामने आई ये बात। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले, ईरान आर्थिक आतंकवाद कर रहा। लेबनान और इजराइल करेंगे बातचीत, अमेरिकी विदेश मंत्री भी होंगे शामिल। अमेरिका ईरान वार्ता टूटने का सोने पर क्या होगा असर, गिरेगा या चढ़ेगा गोल्ड। 3000 करोड़ पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी दोनों धुरंधर। और इंडियन आर्मी के सपने से आईपीएल में ड्रीम डेब्यू तक, 4 विकेट लेकर तोड़ी आरआर की कमर। पश्चिम बंगाल के चर्चित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने राजनीतिक परामर्श फर्म आईपैक के निदेशक और सह संस्थापक विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले भी कई ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अधिकारियों के मुताबिक विनेश चंदेल को दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। ईडी ने यह कार्रवाई सोमवार को की। इससे पहले ईडी ने 2 अप्रैल को दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की थी। दिल्ली में चंदेल के ठिकानों के अलावा बेंगलुरु में आईपैक के एक अन्य सह संस्थापक और निदेशक ऋषिराज सिंह के परिसर और मुंबई में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर के ठिकानों पर भी रेड डाली गई थी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर जारी वैश्विक तनाव अपने उफान पर है। इस बीच ईरान ने उन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जहाजों से इस रणनीतिक समुद्री रास्ते से गुजरने के लिए टोल वसूला गया। दिल्ली में ईरानी दूतावास में राजदूत मोहम्मद फताली ने भारत को अपना भरोसेमंद साझेदार बताया। ईरानी राजदूत ने कहा, आप भारत सरकार से पूछ सकते हैं कि क्या हमने कोई शुल्क लिया है। इसके इस बयान को उन तमाम अटकलों पर सीधा जवाब माना जा रहा है जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए भुगतान किया है। इस दौरान 9 एलपीजी और ऑयल टैंकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से भारत आए हैं। भारत पहले ही पैसे लेने के दावों को खारिज कर चुका है और अब ईरान ने भी इसे पूरी तरह निराधार बता दिया। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक शांति वार्ता विफल के बाद फारस की खाड़ी में भारत के झंडे वाले करीब 15 जहाज अब भी फंसे हुए हैं। ऐसे में यह मुद्दा सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा है। देश के उत्तर पश्चिम, पश्चिम मध्य और पूर्वी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू हो गई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी गर्मी जोर पकड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। वहीं दूसरी ओर उत्तर पूर्व भारत के कई राज्यों में आंधी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है जिससे लोगों को तेज धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अलावा आसमान भी साफ रहेगा जिससे तेज धूप परेशान कर सकती है। वहीं मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक उत्तर पूर्व भारत में 16 अप्रैल तक बारिश और गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। चीन ने अमेरिका को हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की नाकाबंदी लगाने के खिलाफ चेतावनी दी है। चीन ने साफ कहा है कि उसके ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंध और व्यापारिक रिश्ते हैं जो जारी रहेंगे। इसमें किसी तीसरे देश को दखल देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी नेवी की हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकाबंदी शुरू करने के बाद चीन की अब कड़ी प्रतिक्रिया आई है। चीन ने कहा कि उसके जहाज पहले की तरह ही हॉर्मुज़ से गुजरेंगे। चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने सोमवार को अपने बयान में कहा कि बीजिंग के
ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा समझौते में हम उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा देश यानी अमेरिका हमारे मामलों में दखल नहीं देंगे। हम साफ कर देना चाहते हैं कि हॉर्मुज़ जल मध्य का समुद्री रूट चीनी जहाजों के लिए खुला रहेगा। जून की टिप्पणी से साफ है कि अमेरिका ने अगर हॉर्मुज़ से गुजरने वाले चीनी जहाजों को रोका तो टकराव की स्थिति बन सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर कयास जारी है। इसी बीच ईरान ने 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया और 20 साल तक रोकने की मांग की है। यह जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान में हुई बातचीत के दौरान अमेरिका और ईरान ने परमाणु गतिविधियों को रोकने के अलग अलग प्रस्ताव दिए, लेकिन दोनों के बीच समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। हालांकि चर्चा से यह संकेत मिलता है कि शांति समझौते की संभावना अब भी बनी हुई है और दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। बीबीसी ने इस पर टिप्पणी के लिए व्हाइट हाउस से संपर्क किया है। अमेरिका मानता रहा है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा इस विवाद का बड़ा कारण रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरानी शासन आर्थिक आतंकवाद कर रहा है क्योंकि उसने हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को रोक दिया है। जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज से कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया है कि ये खेल दोनों तरफ से खेला जा सकता है। उन्होंने कहा, अगर ईरान आर्थिक आतंकवाद करेगा तो अमेरिका इस सिद्धांत पर चलेगा कि कोई भी ईरानी जहाज बाहर नहीं जा पाएगा। जेडी वेंस ने इस्लामाबाद में ईरान से हुई बातचीत के बाद कहा कि काफी प्रगति हुई है, अब गेंद ईरान के पाले में है। वेंस ने कहा, ईरान को फ्लेक्सिबल होना होगा और अमेरिका की जरूरी मांगों को मानना होगा। ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर अमेरिका का नियंत्रण होना चाहिए, साथ ही एक जांच व्यवस्था को जो यह सुनिश्चित करे कि ईरान परमाणु हथियार विकसित ना कर सके। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में मंगलवार को लेबनान और इजराइल के राजदूतों की बैठक होनी है। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इजराइल के अमेरिका में राजदूत येचियल लीटर और लेबनान की अमेरिका में राजदूत नदा हमदई मोवात रूबियो के साथ विदेश मंत्रालय में बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद दक्षिणी लेबनान में चल रहे संघर्ष को खत्म करना है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों से लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 6500 से ज्यादा घायल हुए हैं। दूसरी ओर सोमवार को हिजबुल्लाह नेता नाईम कासिम ने लेबनान से इजराइल के साथ होने वाली इस बैठक को रद्द करने की अपील की। हिजबुल्लाह इजराइल के साथ सीधे बातचीत के विचार को खारिज करता है। युद्ध और तनाव के समय हमेशा सोने की कीमतें बढ़ती है, लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है। अमेरिका ईरान युद्ध में सोने की चमक बढ़ने की बजाय घट गई है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक गोल्ड का भाव करीब 11% टूट चुका है। 12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई 21 घंटे की मैराथन वार्ता के विफल होने के बाद अब एक बार फिर सबके मन में यह सवाल है कि सोने की चाल आगे कैसी रहेगी। अमेरिका ईरान के बीच सुलह न होने का असर सोमवार को दिख गया। आज गोल्ड में जोरदार गिरावट आई और यह एक हफ्ते के निचले स्तर पर गिरा। सोमवार सुबह स्पॉट गोल्ड 0.4% गिरकर $4,726.64 प्रति औंस पर आ गया। भारतीय बाजारों में भी हरकंप देखा गया, जहां मई फ्यूचर्स के दाम 1050 से 1100 तक गिरकर 1,50,160 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बोले गए। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी भी 2% से ज्यादा टूट गई है। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 अपने 26वें दिन के पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इतने दिनों में इस फिल्म ने जो कमाल किया है उसकी गवाही बॉक्स ऑफिस दे रहा है। ये कहानी है पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों से उस बदले की जो भारत ने उसके सीने में घुस कर लिया था। देश में संसद पर हुए हमले, कंधार हाईजैक, मुंबई में आतंकी हमले जैसे घटनाओं के जवाब में भारत की ओर से पाकिस्तान के लियारी में भेजा गया तुरुप का इक्का है ऑपरेशन धुरंधर। फिल्म इस वक्त देश की नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है और इसने इतिहास रच दिया है। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हर दिन फिल्म की कमाई तेजी से आगे बढ़ रही है। इस फिल्म को देश भर के सिनेमाई दिग्गज से जमकर तारीफें मिली है। जो फिल्मी सितारे या मेकर्स फिल्म देखकर निकल रहे हैं वो इसकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पा रहे। हालांकि ये भी सच है कि कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म भी मानकर चल रहे हैं। जहां तक बात फिल्म के एंटरटेनमेंट करने की है, उसमें करीब 4 घंटे की ये फिल्म पूरी तरह सफल साबित होती दिख रही है।
वहीं दुरंधर के दोनों पार्ट ने मिलकर 3,000 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सोमवार को आईपीएल 2026 का एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू कर रहे बिहार के युवा तेज गेंदबाज साकिब हुसैन ने अपनी धारदार गेंदबाजी से राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। 21 साल के इस गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 24 रन के आंकड़े दर्ज किए, जिसकी बदौलत हैदराबाद ने राजस्थान पर 57 रनों की धमाकेदार जीत दर्ज की। साकिब के साथ साथ एक और डेब्यू करने वाले प्रफुल्ल हिंगे ने भी इतिहास रचा, जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट चटकाए। एक समय राजस्थान का स्कोर 9 रन पर 5 विकेट था, जिससे वे उभर नहीं पाए और पूरी टीम 19 ओवरों में सिमट गई। गोपालगंज बिहार से आने वाले साकिब हुसैन की क्रिकेटर बनने की कहानी बेहद संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक है। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले साकिब का शुरुआती सपना भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना था, लेकिन किस्मत उन्हें क्रिकेट के मैदान पर ले आई। उनके जुनून का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके करियर के शुरुआती दिनों में जब क्रिकेट के जूते की जरूरत थी, तब उनकी मां ने अपने गहने बेचकर उनके लिए जूते खरीदे थे।